हर घर में एक ऐसी जगह होती है जहां इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, अपना बाथरूम। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा के एक घर ऐसा भी था जहां यही बाथरूम पूरे 45 दिनों तक एक ऐसा राज छुपाए हुए बैठा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस कहानी की शुरुआत किसी हत्या से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक 80 साल की बुजुर्ग महिला से। उम्र के इस पड़ाव पर उनकी आंखों की रोशनी काफी हद तक कम हो चुकी थी। चलते समय दीवार का सहारा लेना पड़ता था, हाथ भी कांपने लगे थे। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब उन्हें बाथरूम जाना पड़ता है। घर में बना इंडियन टॉयलेट फर्श से काफी ऊंचा था। कई बार बैठते समय उनका संतुलन तक बिगड़ जाता था और वह गिर पड़ती थी। फिर अपनी पोती या बहू को आवाज लगाती थी कि बेटा मुझे उठा दो। परिवार रोज उनकी यह तकलीफ देख रहा था। एक दिन उन्होंने अपनी बहू से कहा, बेटा अगर यह बाथरूम समतल हो जाए तो शायद मुझे इतनी परेशानी ना हो। बहू ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। कुछ दिनों बाद मिट्टी मंगाई गई, एक राजमिस्त्री को बुलाया गया, बाथरूम की पूरी फर्श को इस तरह बदल दिया गया कि बुजुर्ग महिला आसानी से इस्तेमाल कर सके। काम पूरा हुआ। अब उन्हें बैठने और उठने में पहले जैसी दिक्कत नहीं होती थी। वह खुश थी। एक दिन उन्होंने अपनी बहू से मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी खत्म कर दी। भगवान तुम्हें खुश रखे। पूरा परिवार ने राहत की सांस ली। अब वही बाथरूम हर रोज इस्तेमाल होने लगा। लेकिन उस घर में मौजूद किसी भी इंसान को यह अंदाजा नहीं था कि जिस नई फर्श पर वह रोज चल रहे हैं उसके ठीक नीचे एक ऐसा सच दफन है जो 45 दिन बाद पूरे आगरा को हिलाकर रखने वाला था। यह कहानी है आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की। एक ऐसा मामला जिसकी शुरुआत एक गुमशुदगी से हुई, लेकिन धीरे धीरे मामला देश के सबसे बड़े चौंकाने वाले मामले में शामिल हो गया। इस परिवार में एक बुजुर्ग माँ थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अनिल शर्मा और छोटा बेटा सुरेंद्र शर्मा। पिता के निधन के बाद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों का बड़ा सहारा बुजुर्ग माँ को मिलने वाली पेंशन थी। परिवार के मुताबिक सुरेंद्र शर्मा पहले अलग अलग छोटे छोटे काम किया करते थे। कभी डिलीवरी का काम, कभी प्राइवेट जॉब, कभी मजदूरी। लेकिन समय के साथ उन्होंने काम करना लगभग छोड़ ही दिया था। परिवार का आरोप है उन्हें शराब की लत लग गई थी। दूसरी तरफ उनकी पत्नी रूबी शर्मा घर में सिलाई का काम करके कुछ आमदनी कर लेती थी ताकि घर का खर्च किसी तरह चलता रहे। घर में दो छोटी बेटियां भी थीं। बुजुर्ग माँ थी। खर्च बढ़ रहे थे लेकिन कमाई धीरे धीरे घटती जा रही थी। परिवार के अनुसार इसी बात को लेकर घर में अक्सर झगड़े होने लगे। किसी ने भी सोचा नहीं था कि यही तनाव कुछ दिन बाद पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। तारीख थी 19 मई 2026। परिवार के अनुसार उस दिन 44 वर्षीय सुरेंद्र शर्मा घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। पहले घर वालों को लगा कि शायद किसी काम से कहीं बाहर गए होंगे। कुछ देर बाद रिश्तेदारों को फोन किया गया, दोस्तों से पूछा गया, आसपास तलाश भी शुरू हुई, लेकिन सुरेंद्र शर्मा का कहीं अता पता नहीं चला। दिन बीतते गए, चिंता लगातार बढ़ती गई। आखिरकार परिवार पुलिस के पास पहुंचा। गुमशुदगी की सूचना दी गई। सभी को उम्मीद थी कि शायद पुलिस जल्द ही सुरेंद्र शर्मा तक पहुंच जाएगी, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि परिवार जिसे घर के बाहर तलाश रहा है, शायद वह घर से कभी बाहर गया ही नहीं। अब सवाल यह था कि आखिर सुरेंद्र शर्मा गए तो गए कहां? परिवार लगातार उनकी तलाश कर रहा था। रिश्तेदारों के घर भी देख लिया गया था, दोस्तों से पूछ लिया गया था, आसपास के इलाकों में भी खोजबीन की गई, लेकिन हर तरफ एक ही जवाब मिला, सुरेंद्र शर्मा कहीं नहीं दिखाई दिए। इस बीच उनकी पत्नी रूबी शर्मा बार बार कहती रही। 19 मई की सुबह सुरेंद्र घर से करीब 5,000 रुपए लेकर गए थे। उन्होंने शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी हुई थी। इसके बाद वह घर से चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। परिवार ने भी शुरुआत में इसी बात पर भरोसा किया
क्योंकि सुरेंद्र के बारे में यह बात घर के लोगों को पहले से मालूम थी कि उन्हें शराब की लत है और कई बार बिना बताए घर से निकल जाते थे। पुलिस ने गुमशुदगी की सूचना दर्ज की और सामान्य प्रक्रिया के तहत तलाश जारी कर दी, लेकिन दिन बीतते गए और कोई ठोस सुराग नहीं मिला। सब कुछ सामान्य सा था। बुजुर्ग माँ रोज उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती थी जिसे कुछ दिन पहले ही उनकी सुविधा के लिए समतल कराया गया था। बच्चे उसी घर में खेलते थे, रिश्तेदार आते जाते थे, किसी को भी उस फर्श पर जरा भी शक नहीं था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया, फिर 2 हफ्ते, फिर 1 महीना, लेकिन सुरेंद्र शर्मा का कोई अता पता नहीं चला। परिवार के लोग परेशान थे। बड़ा भाई अनिल शर्मा भी लगातार अपने छोटे भाई को खोज रहा था, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। इसी बीच एक और बात धीरे धीरे अनिल शर्मा के मन में खटकने लगी थी। उनके पिता के निधन के बाद उनकी मां को हर महीने जो पेंशन मिलती थी, परिवार के भीतर यह व्यवस्था थी कि उस पेंशन का उपयोग दोनों भाइयों की जरूरत के हिसाब से होता था, लेकिन इस बार उन्हें उनके हिस्से के पैसे नहीं मिले। पहले उन्होंने सोचा कि शायद किसी वजह से पेंशन नहीं आई होगी, लेकिन जब कई दिन बीत गए तो उन्हें यह बात अजीब लगी। आखिरकार उन्होंने अपनी मां को साथ लिया और राजस्थान के भरतपुर स्थित बैंक पहुंचे, जहां उनका पेंशन का खाता था। उन्हें लगा कि शायद बैंक की तरफ से कोई दिक्कत हुई होगी, कोई परेशानी होगी, कोई जरूरी कागज बैंक मांग रहा होगा, लेकिन बैंक में पासबुक अपडेट होने के बाद जो जानकारी सामने आई, उसने उनके मन में पहला बड़ा शक पैदा कर दिया। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि पेंशन तो समय पर खाते पर आती रही है, इतना ही नहीं, खाते से पैसे भी निकाले जाते रहे हैं। यह सुनकर अनिल शर्मा कुछ पल के लिए चुप रह गए। अगर पैसा निकल चुका है तो निकाला किसने, और अगर उनका भाई कई दिनों से लापता है तो यह सब कैसे हो रहा है? यही सवाल अब उनके दिमाग में लगातार घूमने लगा। उन्होंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो अब तक सबके सामने नहीं आया है, और यहीं से इस कहानी का रुख पूरी तरह बदलने लगा। बैंक से लौटने के बाद अनिल शर्मा के मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। अगर मां की पेंशन समय पर आ रही है और खाते से पैसे भी निकाले जा रहे हैं, तो आखिर यह सब कौन कर रहा है? क्योंकि जिस भाई के साथ मिलकर वह यह सब जिम्मेदारी निभाते थे, वह तो कई दिनों से लापता है। अब उन्हें लगने लगा कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जो अब तक सामने नहीं आई है। तारीख थी 2 जुलाई 2026, शाम का समय था। अनिल शर्मा सीधे अपने छोटे भाई के घर पहुंचे। घर के अंदर रूबी शर्मा मौजूद थी। अनिल ने शांत आवाज में कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने हैं। अगर इन दोनों के सवालों का जवाब सही मिल गया तो शायद मेरे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। रूबी ने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। अनिल ने पहला सवाल पूछा, माँ की पेंशन के सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? कुछ पल की खामोशी रही, फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, और मेरा भाई सुरेंद्र शर्मा आखिर है तो कहाँ है? कमरे में सन्नाटा फैल गया। रूबी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अनिल कुछ देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह चुपचाप वापस अपने घर लौट गए। उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। एक तरफ अनिल के मन में सवाल थे, दूसरी तरफ रूबी के सामने एक ऐसा सच था जिसे वह पिछले कई दिनों से छुपाकर बैठी थी। अगला दिन आया। तारीख थी 3 जुलाई 2026। तभी घटनाक्रम ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस के अनुसार रूबी शर्मा ने यह जानकारी दी जिसने पूरे मामले की दिशा ही पलटकर रख दी। न मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जिस बाथरूम को कुछ ही सप्ताह पहले बुजुर्ग महिला की सुविधा के लिए समतल कराया गया था, अब उसी बाथरूम पर पुलिस की नज़र टिक गई थी। पहली नज़र में सब कुछ सामान्य लग रहा था। नई फर्श, साफ सुथरा बाथरूम, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं थी जो किसी बड़े राज की ओर इशारा करे। लेकिन पुलिस ने मजदूर बुलाए, फर्श तोड़ने का काम शुरू किया। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही थी, मौके पर मौजूद लोगों की
बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से एक मानव कंकाल दिखाई देने लगा। खुदाई पूरे होने पर एक पूरा कंकाल बरामद हुआ। मौके पर मौजूद लोगों के बीच सन्नाटा सा छा गया। जिस जगह का इस्तेमाल पूरा परिवार रोज कर रहा था, उसी के नीचे 45 दिनों से एक शव दफन था। स्थल पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। बरामद अवशेषों की जांच के लिए भेजा गया। प्रारंभिक पहचान परिवार ने गले में मिले रुद्राक्ष और हाथ में मिले कड़े के आधार पर सुरेंद्र शर्मा के रूप में की। हालांकि अंतिम पुष्टि के लिए डीएनए जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। अब यह मामला एक साधारण गुमशुदगी का नहीं रह गया था, यह एक संदिग्ध हत्या की ओर मुड़ चुका था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। आखिर सुरेंद्र शर्मा की मौत 19 मई के आसपास हुई थी, तो फिर पूरे 45 दिनों तक किसी को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। पुलिस ने घर के हर सदस्य से बारी बारी से पूछताछ की। आसपास रहने वाले लोगों से भी जानकारी जुटाई गई। जिन लोगों ने बाथरूम की मरम्मत का काम किया था, उनसे भी पूछताछ की गई। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि जिस बाथरूम को बुजुर्ग महिला की सुविधा के लिए मरम्मत कराया गया था, उसका काम ठीक उसी समय कराया गया था जब सुरेंद्र शर्मा लापता होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने उस राजमिस्त्री से भी पूछताछ की जिसने फर्श तैयार की थी। शुरुआती जानकारी में उसने बताया कि उसे सिर्फ बाथरूम समतल करने का काम बताया गया था। उसे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि फर्श के नीचे क्या है। उसने अपना काम किया, मजदूरी ली और वापस चला गया। उधर फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने जुटाए। मिट्टी, सीमेंट और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित किया गया। कंकाल के अवशेषों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया ताकि पहचान पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से सुनिश्चित की जा सके। पुलिस के अनुसार पूछताछ में रूबी शर्मा ने कई बड़े राज खोले और कई सवालों के जवाब दिए और पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश की गई। जांच एजेंसी ने इस बात की भी पड़ताल की कि घटना की योजना पहले से बनाई गई थी या फिर किसी विवाद के चलते अचानक यह सब हुआ। पुलिस ने घर के भीतर हुई कथित कहासुनी, आर्थिक तंगी, घरेलू विवाद और सुरेंद्र शर्मा की शराब की लत से जुड़े पहलुओं को भी जांच का हिस्सा बनाया। हालांकि इन सभी बिंदुओं की पुष्टि जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही की जानी चाहिए। जैसे जैसे मामला मीडिया में आया, पूरे आगरे में इसकी चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे कि जिस घर में रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य दिखाई दे रही थी, उसी घर के बाथरूम के नीचे 45 दिनों तक एक शव दफन रहा और किसी को इसकी जानकारी तक नहीं हुई। लेकिन इस मामले में एक और सवाल खड़ा कर दिया, क्या यह सिर्फ घरेलू विवाद का परिणाम था या इसके पीछे कोई और अलग वजह थी? इन सवालों के जवाब अब भी पुलिस की विस्तृत जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों पर भी निर्भर करेगी। दोस्तों, इस पूरे मामले का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि आपको एक महत्वपूर्ण घटना से जागरूक करना है और न्यायिक प्रक्रिया जारी है, इसलिए अंतिम सच अदालत के फैसले के आने के बाद ही स्पष्ट होगा। अगर यह वीडियो जानकारी पूर्ण आपको लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सत्यापित क्राइम अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।